एवरीवन, आई एम निवेश कश्यप। तो आज लेक्चर नंबर 3 हम करेंगे। हमने फर्स्ट 2 लेक्चर में हमने सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, हमने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस किया। मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूं ताकि आप समझ जाओ कि हमने क्या क्या किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर हमने जो किया था उसमें हमने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा था। जैसे कि सेल ऑर्गेनल्स में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि हमने बहुत ही डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया था। गोल्गी अपैरेटस क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, प्लास्टिड्स वगैरह के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज का जो लेक्चर होगा वो इसके आगे का होगा, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक, और यूकार्योटिक सेल एंड प्रोकार्योटिक सेल के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये टॉपिक छूट गया था और इसलिए लास्ट में करवा रहा हूँ ताकि आप जितने भी टर्म्स आए हुए हैं, ठीक है, जैसे बायोलॉजी में जैसे लाइसोसोम, राइबोसोम, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, तो पहले आपको ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था ताकि आप कंपैरिजन अच्छे से समझ पाओ। क्योंकि कंपैरिजन में अगर लिखा हुआ कि मान के चलो कि राइबोसोम यहाँ पे होता है, राइबोसोम यहाँ पे नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम है क्या पहले। ठीक, तो कंपैरिजन करने के लिए आपको टर्म्स के साथ आपको अच्छे से पता होना चाहिए टर्म्स क्या हम यूज़ करने वाले हैं और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज का जो लेक्चर होगा एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और यूकार्योटिक सेल एंड प्रोकार्योटिक सेल के बीच में डिफरेंस क्या है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो लोग भी DU LLB की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए या 2025 के लिए, ठीक है, या फिर CUT PG LLB कोई भी 3 इयर्स LLB एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो और जहाँ पे GK पूछा जाता है, ठीक है, ये वीडियो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इवन जो लोग जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा मत समझना कि ये वीडियो में आपको कम पढ़ाया जाएगा। ये वीडियो बहुत ही डिटेल वीडियो है, आप किसी भी बुक से उठा लो। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, कंप्लीट कवरेज ऑफ NCERT एंड लूसेंट। ठीक है, NCERT में जो जो चीज़ दिया हुआ है, ठीक, और लूसेंट में जो जो चीज़ दिया हुआ है, आपको इस वीडियो में इस लेक्चर के थ्रू आपको मिलेगा। ठीक है, तो हमने ऐसा ये फ्रेम किया ताकि दोनों बुक जो है साइमल्टेनियसली हम कवर कर सके साथ साथ, ताकि आपको 2 बुक एक साथ पढ़ने की ज़रूरत ना हो। ठीक, तो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स। ठीक, एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक जो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स। हम सेल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा प्लांट सेल, एनिमल सेल, यूकार्योटिक सेल, प्रोकार्योटिक सेल। तो पहले समझते हैं कि ये सब किस बेसिस पे हम इसको मतलब डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझना ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सेल लिखा हुआ है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स को बेसिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है यूकार्योटिक सेल और दूसरा होता है प्रोकार्योटिक सेल। पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। हम आगे डिफरेंस क्लियर करेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। उसके बाद यूकार्योटिक सेल्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है एनिमल सेल, और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट सेल। मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है यूकार्योटिक सेल्स के अंडर में आते हैं। ठीक है, मतलब उनके बाइफर्केशन में आता है दोनों। ठीक, अब प्रोकार्योटिक सेल क्या होता है और पहले यूकार्योटिक सेल क्या होता है उसको समझने के बाद हम प्लांट सेल और एनिमल सेल समझेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टार मार्क कर लो। मैं इस पॉइंट को समझा रहा हूँ आपको। ये पॉइंट देखो, यूकार्योटिक सेल्स कंटेन वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही सेल स्ट्रक्चर में बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है यूकार्योटिक सेल्स में, जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और एक होता है न्यूक्लियोइड। ठीक, अब देखो जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस जैसे ये सेल है, मान के चलो ये सेल है सपोज करो, और ये हमारा न्यूक्लियस है सेल के अंदर में। तो जो यूकार्योटिक सेल्स होते हैं उसके न्यूक्लियर में मेम्ब्रेन होता है, यानी कि एक लेयर होगा न्यूक्लियर के ऊपर ऐसे मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूकार्योटिक सेल्स में ही होता है। और प्रोकार्योटिक सेल की बात करें तो क्वेश्चन एक तो ये आएगा कि क्या प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है, पहला क्वेश्चन ये। ठीक है, और दूसरा अगर होता है तो क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 यहाँ से देखो, प्रोकार्योटिक सेल्स डू नॉट हैव वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। अब देखो यूकार्योटिक सेल में तो आपको पता हो न्यूक्लियस भी होता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होता है, दोनों होता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात है नहीं। अब हम बात करते हैं प्रोकार्योटिक सेल्स के बारे में। तो प्रोकार्योटिक सेल्स में भी न्यूक्लियस होता है, क्योंकि आपको पता होगा न्यूक्लियस अगर नहीं होगा तो सेल का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। तो न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता है, जो आउटर लेयर होता है न्यूक्लियस का वो प्रेजेंट नहीं होता है।
और उसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। इसलिए उसको हम न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं, वो न्यूक्लियस का ही नेचर का होता है, उसमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन हम उसको न्यूक्लियस ना बोल के न्यूक्लियोइड बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे से अगर आपसे सवाल पूछा जाए एग्जामिनेशन में कि ठीक है यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, तो आपका आंसर होगा यस, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो न्यूक्लियस तो होता है, अगर न्यूक्लियोइड ऑप्शन में दिया हो गया तो आप न्यूक्लियोइड लगाओगे, ठीक, क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो एब्सेंट होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है, फर्स्ट डिफरेंस आपको ये पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स यूकैरियोट्स आर डिवाइडेड इनटू एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। जैसे कि हाँ मैंने आपको बताया यूकैरियोट्स जो होते हैं दो पार्ट्स में डिवाइडेड उनको किया जाता है, फर्स्ट है एनिमल सेल और दूसरा है प्लांट सेल। और देखो यहाँ पे एक और चीज़ पॉइंट आपसे पूछा जाता है, प्लांट सेल्स हैव ए सेल वॉल, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल पाया नहीं जाता है। तो एक मेजर डिफरेंस आगे भी आएगा वो, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे साथ में, ठीक। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और यहाँ से मान के चलो अगर सेल में से कोई आएगा क्वेश्चन, ठीक है, या तो आपके वो सेल ऑर्गेनल्स में आएगा, ऑर्गेनल्स में से आएगा क्वेश्चन, ठीक है, नहीं तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस में भी आ सकता है, इक्वली इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। तो आपको अच्छे से करके जाना, यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर होता है चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। तो इधर देखो कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब जिस बेसिस पे हम कंपैरिजन करेंगे दोनों के बीच में। और ये है फर्स्ट जो हमारा ये टेबल है ये प्रोकैरियोटिक सेल का है, और दूसरा जो टेबल है ये यूकैरियोटिक सेल का है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, वो है साइज ऑफ द सेल, मतलब साइज, सेल के साइज में क्या फ़र्क है दोनों में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में देखो टिपिकली 0.2 से लेकर के 2.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। वहीं पे देखो अगर यूकैरियोटिक सेल में तो 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, यानी कि यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से बड़े होते हैं इन साइज, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस आपको याद रखना है। दूसरा देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या होता है। यहाँ पे पहले एक चीज़ आपको समझना होगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब ये दोनों होते हैं। ये दूसरा डिफरेंस है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ नहीं इसलिए मैंने बता दिया, वैसे लास्ट लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया था आपके साथ, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल का कौन सा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इज अ वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, आपको ये एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। दूसरा एग्जाम्पल भी आप याद रख लो, आर्किया, ठीक है, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है, ठीक। यूकैरियोटिक सेल में तो कोई दिक्कत ही नहीं, जैसे कि एनिमल सेल्स में जितने होते हैं, जैसे कोई भी सेल हो एनिमल सेल का वो यूकैरियोटिक सेल्स में ही आएगा, जैसे ब्लड सेल, नर्व सेल जो भी है वो यूकैरियोटिक सेल में आएगा। या प्लांट सेल जितने भी होते हैं वो सारे कौन से हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है। और ये कौन से हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक। तो ये दो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे थर्ड, मैंने ऊपर आपको इतने अच्छे डिटेल में न्यूक्लियस के बारे में इसलिए बताया था ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो न्यूक्लियस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट, ठीक है। न्यूक्लियस होता है लेकिन इस न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से इसके नाम में फ़र्क आ जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। और यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया प्रेजेंट, यानी कि न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इसमें भी होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, उसकी वजह से इसका जो टर्मिनोलॉजी है यूज़ करने का वो अलग है, तो इसलिए थोड़ा सा फ़र्क है, इसको आपको समझना होगा। अब देखो मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स, मैंने आपको कल के लेक्चर में ऑर्गेनल्स के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि कौन से ऑर्गेनल्स डबल मेम्ब्रेन है, कौन से मेम्ब्रेन सिंगल मतलब सिंगल मेम्ब्रेन है। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो ऑर्गेनल्स जो होते हैं ना उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, मतलब यहाँ पे जो ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, ये एक डिफरेंस है। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है जैसे कि लाइजोसोम, ठीक है, गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब में मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है, ठीक है। ये आपको कल मैंने आपको ये बताया था, ठीक। तो ये थर्ड डिफरेंस हो गया आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फ्लैजेला, ठीक है। फ्लैजेला पहले समझो होता क्या है, क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, मैं इसको एक तरीके से अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो फ्लैजेला कुछ नहीं है, मोबिलिटी करता है प्रोवाइड। जैसे जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे इस तरीके से, ठीक है।
तो उसको बोलते हैं फ्लेजिला। इससे क्या होता है, मूवमेंट होता है सेल के अंदर। सेल के अंदर मूवमेंट करने के लिए क्या होता है, ये मतलब एक तरीके का ऑर्गेनल होता है जो मूवमेंट में मतलब हेल्प करता है, ठीक है। तो बेसिकली वही कहा गया फ्लेजिला। अगर प्रोकार्योटिक सेल की बात करूं तो कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। यहाँ पे 2 ही प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मतलब प्रोकार्योटिक सेल की बात करूं अगर मैं, क्योंकि ये प्रिमिटिव और बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है प्रोकार्योटिक सेल का। वहीं पे अगर मैं यूकार्योटिक सेल की बात करूं तो कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल माइक्रोट्यूबल्स, मतलब यहाँ पे मल्टीपल ट्यूबल्स की तरह, मतलब ट्यूब्स की तरह ये काम करते हैं, ठीक है। बहुत मल्टीपल प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है यहाँ पे। तो ये आपको 5th मेजर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सेल वॉल, ठीक है। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो वो तो प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस था। यहाँ पे प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल में देखते हैं कि किसमें प्लांट सेल होता है और किसमें नहीं होता है। तो जनरली देखा जाए यूजुअली प्रेजेंट होता है प्लांट सेल, मतलब सेल वॉल। हाँ, तो केमिकली ये कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा सा सेल वॉल इनका। बाकी अगर यूकार्योटिक सेल की अगर बात करते हैं, जैसे कि मान के चलो, तो इनमें जैसे कि सेल वॉल जो होता है सिर्फ प्लांट सेल और फंजाई में होता है। अगर एनिमल सेल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे आपको दिख रहा होगा, तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ठीक है। और केमिकली ये सिंपलर होते हैं इन कैरेक्टर। कहने का मतलब ये हुआ कि सेल वॉल अगर प्रोकार्योटिक सेल में बात करें तो कॉम्प्लेक्स उनका कैरेक्टर होता है, और अगर वहीं पे यूकार्योटिक सेल की बात करें तो उनका जो कैरेक्टर होता है सिंपल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। लेकिन अगर ओवरऑल अगर मैं सेल की बात करूँ तो जो प्रोकार्योटिक सेल होते हैं वो सिंपल इन स्ट्रक्चर होते हैं, सिंपल इन स्ट्रक्चर, और वेरी प्रिमिटिव होते हैं वो, प्रिमिटिव। कहने का मतलब ये, अगर सेल वॉल, यहाँ पे सेल वॉल की बात नहीं हो रही है, अगर ओवरऑल आप प्रोकार्योटिक सेल को देखो तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही सिंपल होता है और प्रिमिटिव स्टेज में होते हैं, यानी इनिशियल स्टेज में होते हैं। अगर वहीं पे अगर मैं यूकार्योटिक सेल की बात करूँ तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है ओवरऑल वो होता है कॉम्प्लेक्स, और वो बहुत ही एडवांस होते हैं, मतलब वो फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल में। हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है साइटोप्लाज्म के ऊपर, ठीक है। सॉरी, उससे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो यहाँ पे यूजुअली नो है होता है और यहाँ पे यस है, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको देखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म को लेकर के, कंपेयर करते हैं प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल में। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ नो साइटोस्केलेटन, ठीक है, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब देखो आपको ये कंपैरिजन समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि साइटोस्केलेटन होता क्या है, राइट। तो आपको यहाँ पे साइटो यानी कि साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटो से साइटोप्लाज्म, और स्केलेटन से आपको पता होगा किसी स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है। तो अगर मैं यहाँ डिवाइड करूँ तो जैसे मान के लो ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इस तरीके से साइटोप्लाज्म अगर है सेल के अंदर, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म मान के चल लो, ठीक है। तो इसके अंदर में सिर्फ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से ऐसे, इस तरीके से जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल से बना होता है, ये स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। और जो इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है, या फिर मोबिलिटी में हेल्प करता है, सेल को मोबिलाइज करने में, यानी मूवमेंट में हेल्प करता है, और भी बहुत सारे सेल फंक्शंस में ये काम करता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल से बना होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन, ठीक। तो प्रोकार्योटिक सेल में साइटोस्केलेटन नहीं पाया जाता है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। वहीं पे साइटोस्केलेटन पाया जाता है कहाँ पे, यूकार्योटिक सेल में। और उसी का दूसरा नाम क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है। स्ट्रीमिंग, जैसे स्ट्रीमिंग से यहाँ याद रखते हो तो स्ट्रीम जैसे होता है ना रिवर स्ट्रीम, तो ऐसे ऐसे फ्लो होता है रिवर, ऐसे इस तरह रिवर स्ट्रीम। तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं हम साइटोस्केलेटन। तो बेसिक सा डिफरेंस था, आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स देखो प्रोकार्योटिक सेल में छोटा होता है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कम होता है सेल ऑर्गेनल्स का, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। दूसरा, जैसे यूकैरियोटिक सेल में लार्जर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल डिवीज़न के बारे में। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे। यस, अब देखो सेल डिवीज़न, तो अगर सेल का डिवीज़न होना यानी कि एक सेल से दो सेल बनना होता है तो प्रोकार्योटिक सेल में कैसे बनेगा, तो बाइनरी फिजन के थ्रू बनाया जाता है। बाइनरी फिजन या फिर बडिंग, आप ये बडिंग भी लिख सकते हो, कभी कभी बडिंग भी पूछता है, ठीक है। मतलब ये होता है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ये मान के चलो कि सेल है ये, ठीक है। तो ये जब सेल डिवीज़न होगा बाइनरी फिजन या बडिंग फिजन में क्या होता है कि एक सेल से दो, इस तरीके से दो सेल बन जाते हैं, लेकिन इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेम टू सेम इसमें भी होगा, कॉपी हो जाता है, यानी कि वो जेनेटिक मटेरियल को कॉपी कर लेते हैं और दो, मतलब इनमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ पाता है,
कहने जैसे कि मान के लो, अगर आप ह्यूमन सेल की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि स्पर्म है, ठीक है, या ओव्यूल्स है, उसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि जेनेटिक वेरिएशंस होता है। हम एक जैसे इंसान नहीं है, जैसे हमारे मम्मी पापा से कुछ कैरेक्टर्स हमसे मैच होते हैं, कुछ नहीं करते, जैसे फेस अलग अलग सबका होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि जेनेटिक वेरिएशन होता है। और चूंकि प्रोकार्योटिक सेल में जो होता है सेम टू सेम कॉपी करके दो सेल बन जाते हैं बडिंग फिजन से, ठीक है, तो उसमें जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप सेल डिवीजन की बात करूँ, इतने डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं। अगर सिंपली सेल डिवीजन की बात करो तो आप यहाँ पे आप ऑप्शन में अगर क्वेश्चन में आता है तो किसके थ्रू होता है, तो बाइनरी फिजन या फिर बडिंग, ठीक। और वहीं पे अगर सेल डिवीजन यूकैरियोटिक सेल में बात की है तो मिटोसिस के थ्रू होता है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, मिटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ, दोनों सुनना ध्यान से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिटोसिस, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मिटोसिस, राइट। तो मिटोसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मैं उसको समझते हैं। ये बेसिकली मिटोसिस का मतलब होता है सेल डिवीजन, लेकिन सेल डिवीजन कैसे होता है वो हम समझते हैं। फर्स्ट जो होता है, यहाँ पे ध्यान देना, ये नोट डाउन कर लेना, ये सोमैटिक सेल में होता है। किस में होता है, सोमैटिक सेल। अब क्वेश्चन आएगा कि सोमैटिक सेल क्या होता है, ठीक है। तो वैसे सेल, हमारे बॉडी का वैसा सेल जो कि रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ दिया जाए। जैसे कि अगर आप स्पर्म को छोड़ दो, ओव्यूल्स को छोड़ दो, उसके अलावा हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उसे हम बोलते हैं सोमैटिक सेल। जैसे कि मान के चलो ब्लड सेल, ठीक है, ब्लड सेल, नर्व सेल, ठीक है, नर्व सेल, जितने भी सारे सेल्स हैं, मसल्स में सेल हो, ठीक है, स्किन सेल्स हो, जो भी है वो सारे कौन से सोमैटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। दूसरा इसका क्या फीचर है वो हम समझते हैं। इनका काम होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सोमैटिक सेल क्या करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। एक सेल डेड होगा दूसरा बन जाएगा, ठीक है, या फिर दूसरे सेल को हेल्प करता है ग्रो करने में, ठीक है। तो बेसिकली ये काम होता है, ठीक है। थर्ड फीचर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको डिफरेंस समझना है मिटोसिस एंड मियोसिस में, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पहले ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। सोमैटिक सेल आप समझ गए कि क्या होता है, तो इसको इरेज करके आते हैं। यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है देखते हैं। ईच सेल हैज़ सेम जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, सेम जेनेटिक मटेरियल एंड डुप्लीकेट्स। कहने का मतलब ये होता है कि ऊपर मैंने आपको समझाया जैसे प्रोकार्योटिक में, यहाँ पे क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब एक सेल जो है अगर वो दूसरे सेल को बनाता है तो सेम अपने जैसा ही बना देगा वो, मतलब सेम टू सेम कॉपी कर देता है, ठीक है। या दूसरे सेल, अगर वो सेल डेड होकर दूसरा सेल फॉर्मेशन होता है तो क्या होगा कि जो जेनेटिक मटेरियल इसमें था सेम टू सेम जेनेटिक मटेरियल जो है दूसरे वाले सेल में होगा, ठीक है। और वो सेम टू सेम होते हैं, और सेम टू सेम होने की वजह से क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ पाता है, ठीक है, मतलब जीन्स में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मिटोसिस में होता है। और मिटोसिस किस में होता है, सोमैटिक सेल में, यानी कि जो आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनके अलावा जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा। अब हम बात करते हैं मियोसिस क्या होता है, ठीक है, तब हम दोनों के कंपेरिजन को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ इसको, ताकि आप इसको यहाँ पे मैं मियोसिस को समझा पाऊँ आपको, ठीक है। मियोसिस, बस अगर आप मिटोसिस समझ गए तो मियोसिस भी समझना कोई मुश्किल बात है नहीं, ठीक है। तो मियोसिस में क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, मियोसिस में क्या होता है, फर्स्ट जो होगा ये रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल, ये रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, ठीक है, दैट इज जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम पे होता है, ठीक है। और इसमें जैसे कि और कौन रिप्रोडक्टिव सेल, जैसे स्पर्म, ठीक है, ओवम, अगर मेल है तो स्पर्म और फीमेल है तो ओवम, ठीक है, ये दोनों रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें आपको पता होगा कि जितने क्रोमोसोम्स, जैसे मान के चलो मेल है, ठीक है, तो मेल में जितने क्रोमोसोम्स हैं, मान के चलो मेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, मेल या फीमेल दोनों में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो जब ये सेल का डिवीजन होगा, मान के चलो एक सेल से जब ये दो सेल में डिवाइड होंगे, ठीक है, एक मेल का एक फीमेल का, तो यहाँ से ये 23 लेगा, मेल में से 23 लेगा और फीमेल में से 23 लेगा, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे 46 का 46 कॉपी नहीं हुआ, 46 में बस 23 क्रोमोसोम्स ही ट्रांसफर हुए हैं दूसरे जो न्यू सेल बना है, बाकी 23 कहाँ से आया, फीमेल वाले इसमें से आया। तो ठीक है, टोटल सेल तो यहाँ पे अभी भी 40 है, लेकिन यहाँ पे वेरिएशन है, 46 में से 23 मेल में से गया और उधर 46 में से 23 फीमेल में से गया, तब जाके 46 बना। ठीक है, तो ओवरऑल नंबर तो वही है, लेकिन जो वेरिएशन हो गया ना, दोनों मिक्स होकर के आ गए, तो जो न्यू सेल बनेगा उसमें वेरिएशन दिखेगा। इसलिए बोला जाता है कि मियोसिस में जो होता है जेनेटिक वेरिएशन पाया जाता है, जो कि ऑफ स्क्रीन जैसे जो भी नया बच्चा पैदा लेता है उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है अपने मदर या फादर के कंपैरिजन में। तो वो किस प्रोसेस से होता है, वो मियोसिस से होता है। तो आई थिंक आपको एक क्लियर हो गया होगा कि मियोसिस क्या होता है और मिटोसिस क्या होता है। तो आई थिंक आपको कभी भी इस पर क्वेश्चन आए तो आप इसे सॉल्व कर सको। अब एक मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि अब क्लियर आगे मैं समझा सकूँ आपको। ठीक, अब हम समझते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे बाइनरी फिजन, तो यहाँ मिटोसिस आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में मिटोसिस होता है और इवन यूकैरियोटिक सेल में मियोसिस भी होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिख लो ऐसे। ठीक है, मियोसिस भी होता है लेकिन रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, जनरली मिटोसिस होता है। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। नो मियोसिस, मैंने ऊपर समझाया था, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई डीएनए का ट्रांसफर नहीं, कॉपी कर देते हैं वो। ठीक है, तो वेरिएशन आएगा ही नहीं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ओनली कॉन्जुगेशन, मतलब ट्रांसफर तो होता है लेकिन जस्ट वो कॉपी कर देते हैं एक दूसरे को, मतलब एक सेल में से डायरेक्टली ट्रांसफर होकर दूसरे सेल में सेम टू सेम चला गया। ठीक है, तो उससे जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ पाता है। ठीक है, और वहीं पे इन्वॉल्व मियोसिस, यहाँ पे देखो मियोसिस भी होता है जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आता है। जैसे हम लोग, हर एक इंसान अलग अलग है, अलग अलग कैरेक्टर है, अलग अलग हर एक का शक्ल है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो मियोसिस की वजह से होता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यूकैरियोटिक सेल्स में मिटोसिस एंड मियोसिस दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और वहीं पे अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ बडिंग या फिजन, और बडिंग और फिजन क्या है, ये सेक्सुअल प्रोडक्शन है। मैं आपको जब प्लांट के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे सेक्सुअल प्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लिख लो कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इस तरीके से, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, बाइनरी फिजन एंड बडिंग, ये एग्जाम्पल है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, प्लांट में भी होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको मैं पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन आपको ध्यान रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ पे जैसे बैक्टीरिया में क्या होगा, सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, थोड़ा सा इस छोटा सा है। ठीक है, इसको हम समझते हैं। वैसे तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं ताकि आप रिवाइज कर सको अच्छे से। फर्स्ट, दे आर लार्जर देन एनिमल सेल। ठीक है, मतलब प्लांट सेल जो होते हैं एनिमल सेल से बड़े होते हैं साइज में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सेल वॉल प्रेजेंट होता है। मैंने ऊपर भी बताया था कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक, अब देखो पॉइंट नंबर 3, कुछ लोगों को टर्म थोड़ा सा अलग अलग होगा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, ये इसको हम समझते हैं। अगर इसको आप समझ जाओगे ना तो समझ लो कि डिफरेंस भी आपको समझ में आ जाएगा। प्लाज्मोडेस्माटा का मतलब होता है कि जो प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ गेट्स बने हुए होते हैं ऐसे। ठीक है, सेल वॉल के ऐसे ऐसे मान के चलो, यानी कहने का मतलब एंट्री और एग्जिट होने के लिए कुछ जगह होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स को आसपास करने के लिए, मतलब इन एंड आउट करने के लिए प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, प्लांट सेल में। ठीक है, चूंकि प्लांट सेल है तो प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे सेल वॉल है ही नहीं तो यहाँ पे एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक, देखो फोर्थ पॉइंट मैंने आपको कल बताया था कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। मैंने तीनों का बताया था, तीनों एक तरीके से पिगमेंट होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को, और वहीं पे एनिमल सेल में ही एब्सेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट की जगह अगर आपके एग्जामिनेशन में क्रोमोप्लास्ट पूछ दे, ल्यूकोप्लास्ट पूछ दे, तो भी आपको पता होगा कि प्लांट सेल में ही पाया जाता है वो। ठीक है, यहाँ पे वैक्यूल्स लार्ज एंड परमानेंट होते हैं। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि बहुत ही बड़े साइज में होते हैं। 90% ऑफ द सेल जो है वैक्यूल से होता है भरा हुआ। ठीक है, वहीं पे अगर एनिमल सेल की बात करूँ तो वैक्यूल्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं और टेम्पररी होते हैं। ठीक है, और वैक्यूल्स का काम क्या होता है, एक्सक्रीशन में काम होता है, एक्सक्रीट करने में, वेस्ट प्रोडक्ट जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारे सेल को उसको बाहर करने में। ठीक है, और देखो वैक्यूल्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं प्लांट सेल में, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। मैंने कल के लेक्चर में बताया था आपको। ठीक है, और यहाँ पे टोनोप्लास्ट एब्सेंट है, क्योंकि टोनोप्लास्ट एब्सेंट क्यों है, क्योंकि वैक्यूल्स यहाँ पे कम है। ठीक है, तो ये चीज़,
और टोनोप्लास्ट किसको बोलते हैं? प्लास्टिड्स मैंने आपको करवाया था, कल प्लास्टिड्स वाला वीडियो देखोगे, उसमें आपको पता चलेगा कि प्लास्टिड्स में टोनोप्लास्ट का क्या रोल है, ठीक है, मतलब किसे टोनोप्लास्ट बोलते हैं, मैंने आपको कल समझाया था, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 देखो, सेंट्रोइड्स एब्सेंट एक्सेप्ट मोटाइल सेल्स ऑफ लोअर प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रोइड्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन कुछ जैसे सेल्स में वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जनरली एब्सेंट होते हैं, और यहाँ पे सेंट्रोइड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये तो मेजर डिफरेंस हो गया। कुछ और डिफरेंस आपको बताता हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। वो क्या है हम देख लेते हैं, वो उसको भी देखो। प्लांट सेल जो होता है ना, अपने एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो प्लांट में जो एनर्जी स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वहीं पे एनिमल सेल जो होता है वो किस फॉर्म में अपने एनर्जी को स्टोर करते हैं, तो ग्लाइकोजेन, ठीक है। ये क्या होगा? ग्लाइकोजेन, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। जो प्लांट में एनर्जी स्टोरेशन होता है उसकी फॉर्म में स्टार्च, अगर आपको कहीं स्टार्च दिख जाए तो समझ लेना वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ग्लूकोज को ही बोलते हैं, ठीक, लेकिन वो प्लांट सेल के बारे में बात कर रहा है। और वहीं अगर ग्लाइकोजेन अगर आपको दिख रहा हो तो आप समझ जाना कि वो एनिमल सेल में हो रहा है। तो ये एक मेजर डिफरेंस था, आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।